हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में और मोर स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं इनको 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ये क्लस्टर बी में आता है। क्लस्टर बी का टॉपिक लिया है बीपीडी। पहले हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। तो फ्रेंड, जो पर्सनैलिटी होती है आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। सो पर्सनैलिटी होता है आपका बिहेवियर, आपका परसीव, आपने किसी चीज़ को कैसे परसीव किया, आपने उस पर कैसे रिएक्ट किया, आपने कैसा बिहेव किया। तो पर्सनैलिटी फिजिकल प्लस आपका बिहेवियर, आपका जो परसीवमेंट होता है वो कैसा रहता है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग होते हैं एक गिवन सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे कोई फायर का इंसिडेंट होता है तो कुछ लोग होंगे जो फटाफट जा करके उस फायर से लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग होंगे एकदम डर जाएंगे और वहीं पे सहम करके खड़े हो जाएंगे। तो एक ही सिचुएशन में लोग अलग अलग बिहेव करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर चीज़ के लिए अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, जो कि अच्छी सिचुएशन में भी गलतियाँ या कमियाँ निकाल लेते हैं। कुछ लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, जो कि उनको लगता है कि रिस्क लेकर के देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग होते हैं हमेशा सेफर साइड रहते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, ये इनके ट्रेट्स होते हैं। और जो भी आपका जो ट्रेट होता है वो लंबे समय तक बना रहता है और वही आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो ये इसका नाम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी क्यों रखा गया है, पहले वो जानते हैं। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्शन होती है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर के हैं आप और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं, इम्पल्सिव और अनस्टेबल नेचर के जो लोग होते हैं वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी यानी कि बॉर्डर लाइन पे हैं बिटवीन न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। न्यूरोसिस का मतलब होता है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे बिहेव कर रहा है। किसी भी सिचुएशन में आप घबरा रहे हैं, आपके फोरहेड पे पसीना आ रहा है, पाल्पिटेशन हो रही है, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है या हाथों पैरों में पसीना आने लग गया है, ये न्यूरोसिस के सिम्टम्स होते हैं। साइकोसिस के सिम्टम होते हैं मोर रिलेटिवली अगर हम बात करें तो पागलपन जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस होते हैं, आवाज़ें सुनती हैं या जो नहीं है वो दिखता है, कानों से दूर दूर की आवाज़ें आती हैं जो दूसरों को बिल्कुल सुनाई नहीं देती हैं, तरह तरह के थॉट्स आते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, शक होता है। तो ये होता है साइकोसिस। बॉर्डर लाइन में क्या होता है, पेशेंट बिल्कुल बीच में है, ना वो न्यूरोसिस में है पूरी तरह से, ना वो साइकोसिस में है पूरी तरह से। तो क्लस्टर बी का टॉपिक है बीपीडी। अब हम बात करते हैं कैसे पता चलेगा कि आपको बीपीडी या आपकी किसी जान पहचान या किसी फ्रेंड को बीपीडी की प्रॉब्लम है। पूरी डिटेल में जानते हैं, क्योंकि अगर आपको ये बीमारी पता चल गई तो ज़रूर किसी न किसी के लिए आप हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोरोना टाइम्स में या कोविड के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और बहुत केसेस बढ़ गए हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बीपीडी के पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो देखने को मिलता है वो होता है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। लगता है कि कोई उनको जो भी जिससे वो अटैच्ड है, जिससे वो अट्रैक्टेड है या जो उसका फैमिली है, जो उसकी फ्रेंड है, जिसके सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है, वो जिसके ऊपर उसकी लाइफ डिपेंड करती है, वो उसको छोड़ सकता है। मोस्टली ये हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है या लव्ड वंस के बीच में हो सकता है और उनको लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उनको छोड़ दे, और हमेशा ये दिन में 2 बार 3 बार या रिपीटेडली वो बात पूछती रहती है, कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, या कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मेरे लिए क्या करने वाले हो, या मेरी डेथ हो गई तो आप क्या करने वाले हो। हमेशा एक फियर बना रहता है ऐसे पेशेंट में जिनको ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये लोग जो लोग पेशेंट होते हैं हमेशा अनस्टेबल होते हैं रिलेशंस में। इनका जो रिलेशन होता है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, सुबह कुछ और रहेगा, शाम को कुछ और रहेगा, दोपहर में कुछ और रहेगा। तो हमेशा जो थॉट प्रोसेस होता है, जो थिंकिंग, जो बिहेवियर होता है वो बदलता रहता है। सुबह आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत अच्छा है सब कुछ मेरे लिए, ऑल अराउंड द वर्ल्ड सब कुछ अच्छा लग रहा है। दोपहर में लगेगा नहीं, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। शाम को लगेगा थोड़ा सा इन बिटवीन लग सकता है। तो बॉर्डर लाइन में यही प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट का जो इमोशनल लेवल होता है, जो मेंटल स्टेटस होता है, बिल्कुल अनस्टेबल होता है। सुबह उसको लगेगा कि उसका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वो तो बहुत लकी है कि उसको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। शाम को उसको लगेगा ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो मेरे लिए कुछ नहीं करता है, इससे अच्छा तो उसका हस्बैंड है। ये कंपैरिजन भी आता है और इसीलिए किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली वो अटैच नहीं हो पाती है। जल्दी जल्दी रिलेशंस ब्रेक होते हैं, इवन नेबर से, फ्रेंड से, फैमिली से उसके रिलेशन जल्दी जल्दी ब्रेक होते हैं, क्योंकि जो माइंड होता है उसका स्टेबल नहीं होता है।
इसके अलावा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको अपनी इमेज भी बहुत डिस्टॉर्टेड सी लगती है। उनको लगता है कि वो कई बार उनको लगता है कि बहुत अच्छी कंडीशन में है वो, जो कुछ इन्होंने लाइफ में अचीव किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार उनको लगता है कि वो उसने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, उसकी कुछ इमेज ही नहीं है, उसको कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उसके फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, वो कहाँ की कहाँ रह गई है। तो ये सारे थॉट्स आते हैं, अपने आप को बहुत लो फील करती है। तो ये भी कंडीशन देखने को मिलती है बीपीडी में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंजरस उनका बिहेवियर हो सकता है। तो डेंजरस बिहेवियर हो सकता है, इम्पल्सिव हो सकते हैं और इम्पल्स के कारण वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। कई बार वो ड्रग अब्यूज़ करने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं। तो कुछ भी इम्पल्स में आकर वो कभी भी कोई भी कदम उठा सकते हैं। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में होता है सेल्फ हार्म बिहेवियर। ऐसे जो पेशेंट होते हैं अपने आप को हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं, कई बार कट्स लगा लेते हैं और ये कट्स लगाने के बाद उनको बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उनका बिहेवियर उनके कंट्रोल में नहीं होता है। इसके अलावा भी अगर बात कंट्रोल में नहीं आती है, बात बढ़ती चली जाती है, ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता, तो पेशेंट सुसाइडल पे आ जाते हैं, जिसको हम पैरासुसाइडल मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो पैरासुसाइडल होता है। पैरासुसाइडल मतलब सबको बुला करके, सबकी नज़र में वो कुछ करना चाहते हैं, सबको बुला करके बोलेंगे मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं छत से कूदने जा रहा हूँ, मैं फ़ैन से लटकने जा रही हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं लेकिन दूसरों को दिखा करके करते हैं। अगेन ये लोग सिंपैथी पाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा सेवन्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो सेवन्थ पॉइंट में ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस होता है। माइंड उनका किसी चीज़ में लगता नहीं है और हमेशा उनको एक अकेलापन सा महसूस होता है, हमेशा खालीपन सा लगता है इमोशनली, क्योंकि वो किसी से अटैच नहीं हो पाते हैं, जल्दी जल्दी रिलेशंस ब्रेक करते रहते हैं, किसी से वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा उनको खालीपन सा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है लैक ऑफ ट्रस्ट। ऐसे लोग किसी पे भी बिलीव नहीं करते। अगर हस्बैंड है तो वाइफ पे बिलीव नहीं करेगा, अगर वाइफ है तो हस्बैंड पे बिलीव नहीं करेगा। हमेशा एक शक की जो सुई होती है वो चलती रहती है। तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट की प्रॉब्लम भी रहती है। छोटी चीज़ को बहुत बड़ा सा समझ लेते हैं। एक छोटी सी भी गलती अगर किसी ने देख ली, वाइफ ने हस्बैंड की कोई गलती देख ली, तो उसको बहुत बड़ा सोच जाती है वो। तो ऐसा चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जेलसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो भी बीपीडी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर जेलसी होती है, चाहे वो किसी के रिलेशन को लेकर के हो सकती है, चाहे किसी की इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के हो सकती है, चाहे किसी की जॉब को लेकर हो सकती है। तो जेलसी हमेशा रहती है और माइंड हमेशा अशांत रहता है। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में ये सारे ट्रेट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पेशेंट के अंदर सारे ट्रेट्स आए, और ये भी हो सकता है कि किसी एक पेशेंट के अंदर कुछ ही ट्रेट्स रहते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो डिफाइन करता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी को, वो होता है इम्पल्शन। किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मौसम की तरह या मौसम से भी जल्दी जल्दी इनका मूड बदलता रहता है। एक डीडी कर लेते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर और ये बीपीडी यानी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस होता है वो भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है एक ज़्यादा रिस्की होता है। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा देखा है कि जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि उसमें आप क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। अभी आपके सामने वो पेशेंट बैठा हुआ है, अभी वो अच्छे से बिहेव कर रहा है, नेक्स्ट मोमेंट वो क्या करेगा आपको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सडन चेंज हो जाता है उनके इमोशन में, उनके बिहेवियर में, उनके थॉट प्रोसेस में। अभी वो कुछ अच्छा प्लान करने की सोच रहे हैं कि कल मैं ऐसा करूंगा, कल मैं ऑफिस जाकर के ये प्लान करने वाला हूँ, नेक्स्ट डे मैं ये शॉपिंग करने वाला हूँ, और नेक्स्ट मोमेंट वो जाकर के कुछ भी करने लग सकता है। इवन वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करने लग सकते हैं। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में ये होता है। अगर हम बात करें बाइपोलर में क्या होता है, तो बाइपोलर में एक डेफिनेट टाइम बना होता है कि इस टाइम पे अगर वो बिहेव करेगा तो हमेशा डिप्रेशन ही चलेगा उसका, और दूसरे टाइम पे रहेगा तो हमेशा वो मेनियक में ही रहेगा, हाई में ही रहेगा और लो में ही रहेगा। मतलब किसी पेशेंट का जो बिहेवियर होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है बाइपोलर में। आपको पता होगा कि अगर 1 महीने तक का उसका ड्यूरेशन चलता है ऐसा लो में, तो उस पेशेंट में हमेशा लो ही लो रहेगा। आपको पता रहेगा कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ उस टाइम पे करेगा। या अगर वो मेनिया में रहेगा तभी भी आपको पता रहेगा कि ये कैसे कैसे कर सकता है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हो ऐसे पेशेंट को डील करने के लिए, ऐसे पेशेंट को टैकल करने के लिए। इसीलिए जो बॉर्डर लाइन होता है इसलिए खतरे वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो, कुछ भी किसी भी समय ऐसे पेशेंट कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स थे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के। और इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग, जिसको हम साइकोथेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने होते हैं, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है बीमारी की पहचान। बीमारी की पहचान कई बार हम सोचते हैं अरे ये तो इसकी आदत है, ये तो ऐसी ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। तो कई बार
स्वभाव को एज सच लेकर के हम उसको समझते ही नहीं कि उसको किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत है या किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेंगे, इसको पहचानेंगे और इसका इलाज करवाएंगे, उतनी ही जल्दी आप इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। क्योंकि अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो ये ना सिर्फ उस पेशेंट के लिए बल्कि उस फैमिली के लिए, उसके फ्रेंड के लिए, क्लोज्ड वंस के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में लोग अप्रोच करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि जो मेडिसिन से हम देते हैं, जो मेडिसिन हम बताते हैं, वो एक माइंड को पूरी तरह से ध्यान में रख के, माइंड सिम्टम्स को कंट्रोल में रख करके, उसके सारे सिम्टम्स को लेकर के एनालाइज करके ही मेडिसिन दी जाती है। और अगर आप साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी आपको एडिक्शन हो सकती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एक बार आपने वो दवाइयाँ छोड़ दी तो हो सकता है कि आपको उसके विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे। लेकिन होम्योपैथी की दवाइयों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो एलोपैथी की बात करें, होम्योपैथी की बात करें, ड्यूरेशन लंबा ही चलेगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट 10 दिन 15 दिन में नहीं होता है, 6 महीने, साल, 2 साल लग जाते हैं पूरी तरह से इलाज होने में। तो अगर आप इन मेडिसिन को लगातार 2-3 साल तक भी लेते हैं तभी भी किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं आती है। और अगेन, अगर आपका बीच में किसी भी कारण से मेडिसिन छूट जाती है तभी भी विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आते हैं, मतलब दवा की लत आपको नहीं लगती है, मेडिसिन आप जब चाहे तब छोड़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऐसे केसेस में दी जाती हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी बिल्कुल क्लियरली दिखती है। पहले मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पहली मेडिसिन है क्रोकस सटाइवा। क्रोकस सटाइवा बनाई जाती है केसर से, और इसके अंदर बीपीडी के जो सिम्टम्स आते हैं वो ऐसे होते हैं कि पेशेंट एक समय बहुत हैप्पी है और दूसरे समय बहुत गुस्से में है। इसमें सैडनेस फैक्टर उतना नहीं रहता है, गुस्सा फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। एक समय अच्छे मूड में है, एक समय गुस्से के मूड में है, और जब गुस्सा उसको आता है तो कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है, किसी को मार सकता है या कुछ तोड़ फोड़ सकता है। टीवी को उठा के मार दिया, कांच के बर्तन तोड़ दिए, वॉल पे हाथ से मार दिया, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर लिया, और बाद में बहुत ज़्यादा उसको रिपेंटेंस होती है, पछताना पड़ता है। तो ऐसे सिम्टम्स में हम क्रोकस सटाइवा देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्साटिला। तो फ्रेंड्स, पल्साटिला मोस्टली फीमेल्स को दी जाती है ये मेडिसिन, क्योंकि जो बीपीडी की प्रॉब्लम होती है ये भी मोस्टली फीमेल में ही होती है। तो पल्साटिला ऐसे फीमेल्स को देना होता है जिनको अपोजिट सेक्स से डर लगता है, मेल से उनको डर लगता है, और वो हमेशा एक रोने वाले स्वभाव में रहती है। कोई भी सिम्टम्स आप पल्साटिला के पेशेंट से पूछेंगे तो हमेशा वो रोना स्टार्ट कर देगी। आपको क्या हुआ है, आपको क्या तकलीफ़ हुई है, तो सबसे पहले वो रो लेगी, उसके बाद अपनी बातें बताएगी, या बातें बताते बताते बीच में रोना स्टार्ट कर देगी। मतलब बिना रोए वो अपने सिम्टम्स को ही नहीं बता पाती। ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है, और इसीलिए पल्साटिला को अप्रैल डे बोला जाता है। मतलब जैसे अप्रैल के मंथ में जो डेज होते हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वैसे ही पल्साटिला का नेचर होता है। तो हैप्पी और बहुत ज़्यादा चेंजेबल नेचर होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूड चेंजेबल रहता है, इसमें सारे सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा चेंजेबल रहते हैं। अभी इस हाथ में दर्द हो रहा है तो दूसरे हाथ में दर्द होने लग जाएगा, कभी पेट में तकलीफ हो रही है तो पैर में चली जाएगी, पैर की तकलीफ है तो हेड में चली जाएगी। पेशेंट से आप पूछेंगे कहाँ पे दर्द हो रहा है तो बोले कि सुबह यहाँ पर दर्द हो रहा था, अभी यहाँ पर दर्द हो रहा है, फिर शाम को दूसरी जगह पर दर्द होने लगेगा। तो दिमाग भी चेंज होता रहता है और फिजिकल सिम्टम्स भी चेंज होते रहते हैं पल्साटिला में। तो पल्साटिला ऐसे केसेस में अच्छा सूट करती है, और इसमें फियर ऑफ घोस्ट बहुत ज़्यादा होता है। भूत प्रेत या आत्माओं से बहुत डर लगता है, और ऐसे लोग अकेले इसी कारण से नहीं रह पाते। फियर ऑफ बीइंग अलोन एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, तो पल्साटिला ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन बन जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्निशिया। इग्निशिया एक ऐसी मेडिसिन है जो दी जाती है ऐसे लोगों को जिनके अंदर मूड चेंजेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि या तो उनके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा होता है, या उनके अंदर डोमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, या ऐसा गुस्सा होता है जो कभी निकल ही नहीं पाया। ऐसे इंसान से आप गुस्सा होते हैं, ऐसे इंसान से आप परेशान होते हैं, क्रोधित होते हैं, जिसको आप बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसे केसेस में इग्निशिया बहुत अच्छा काम करती है। और इग्निशिया में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें भी वेक्सेशन बहुत होती है, पेशेंट चिढ़ा हुआ रहता है हमेशा, और एक समय वो हैप्पी फील करेगा, अगले सेकंड में वो बिल्कुल अलग बिहेव करेगा। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। जो इग्निशिया के पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, जो उनको समझ में आता है वही करते हैं, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ऐसे लोग एक समय खुश होते हैं और दूसरे समय बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स में, और इग्निशिया जो होती है वो बाइपोलर में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो बाइपोलर के केसेस में और बीपीडी के केसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स मॉस्टेटा। नक्स मॉस्टेटा ऐसे पेशेंट्स को देनी है जिनको बीपीडी के सिम्टम्स हैं, साथ के साथ भूलने की बहुत बड़ी समस्या है। पेशेंट अपना नाम, अपना घर, हर चीज़ वो भूल जाता है। वो मार्केट जाता है, वहाँ से आते समय अपनी गली भूल जाता है, और साथ के साथ उसके अंदर हिस्टीरिया के सिम्टम्स भी आते हैं।
हिस्टीरिया यानी कि कन्वर्जन डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट बिल्कुल अलग ही हो जाता है थोड़ी देर के लिए, या उसके अंदर जो वर्टाइगो या चक्कर जैसे समस्या, बेहोशी जैसी समस्या आ जाती है सिर्फ दिमागी सोच के कारण। तो ऐसे केसेस में नक्स मॉस्टेटा इंपॉर्टेंट है। तो नक्स मॉस्टेटा में बस यही ध्यान देने वाला होता है कि पेशेंट को हिस्टेरिकल सिम्टम्स आते हैं, भूलने की बीमारी होती है, और साथ के साथ उसके जो मूड होते हैं वो स्विंग करते रहते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है प्लेटिना। तो प्लेटिना एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्लस्टर बी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, जिसमें एक तो नार्सिसिस्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है, जिसमें हमेशा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। उसके अलावा ये जो है बॉर्डरलाइन में कब इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पेशेंट को एक समय लगता है कि वो ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सब लोग उसके नीचे हैं, सब लोग को उसको ओबे करना चाहिए। थोड़े टाइम के बाद उसको लगता है कि नहीं, उसके कोई वर्थ नहीं है, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाई है, और इसीलिए उसको बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत ही ज़्यादा मिसट्रस्टफुल रहती है, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है, और हमेशा फियर ऑफ लूजिंग समवन रहता है। लगता है कि अपने हस्बैंड को छोड़ देगी, जिसके ऊपर सपोर्ट है उसको, कहीं वो उसको छोड़ नहीं दे। डोमिनेशन के साथ, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है पेशेंट के अंदर, और उसके साथ साथ में उसके अंदर बीपीडी के सिम्टम्स हैं। तो ऐसे केसेस में प्लेटिना देते हैं। इसमें प्लेटिना में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम यही होता है कि बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, लगता है आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग रहती है। तो ऐसे केसेस में, बीपीडी के केसेस में प्लेटिना दी जा सकती है। लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं, वो है वलेरियाना, और पूरा नाम है इसका वलेरियाना ऑफिसिनालिस। तो इस मेडिसिन को तब दिया जाता है जब आपके मेंटल सिम्टम्स आपकी बॉडी के ऊपर हावी हो जाते हैं। दिमाग में आपने उसको सोच लिया, आपके दिमाग में कोई थॉट आया और बॉडी अजीब सा बिहेव करने लगी, शरीर में कंपन होने लगी, पेट में गैस होने लगी, और शायद चक्कर सा आने लग गया, सिर्फ एक सोच के कारण, जिसको हम बोलते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। सोमेटाइजेशन में क्या होता है कि आपके माइंड के कारण आपके शरीर पे असर आने लग गया, आपके माइंड ने क्या सोचा उसके कारण उसके सिम्टम्स आने लगे। कोई भी डायग्नोसिस करा लो, कोई भी टेस्ट करा लो, किसी में कुछ नहीं आता, लेकिन आपको प्रॉब्लम बनी रहती है। आपको कभी चेस्ट में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी यूट्रस में दर्द होता है, कभी हाथों पैरों में दर्द होता है, लेकिन टेस्ट में, डायग्नोसिस में आपके हर रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। तो ऐसे केसेस में वलेरियाना ऑफिसिनालिस बहुत अच्छा काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी मेडिसिन थी जो कि मोस्टली बीपीडी के केसेस में दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ फ्रंट लाइन मेडिसिन हैं, और हर पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जानी है ये डिपेंड करेगा कि पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, कितने समय से सिम्टम्स आ रहे हैं, और कितनी इंटेंसिटी रहती है। किसी भी मेडिसिन की मैंने पोटेंसी नहीं बताई है, क्योंकि पोटेंसी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, लेकिन फिर भी इसमें हम ज़्यादातर हायर पोटेंसीज ही देते हैं, 200 या 1 m देते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी बीपीडी यानी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। तो जिस भी पेशेंट को ये तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको फैमिली, फ्रेंड और लव्ड वंस का सपोर्ट चाहिए होता है, और साथ के साथ अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। पूरी तरह से ये बीमारी जा सकती है, और हर एक पेशेंट एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बीपीडी के बारे में और इसके होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।